हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुशवाहा आप सभी का विघ्नहर्ता क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि जो हमने पीडीएफ डाली थी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाली, आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। जिसने ऐसा किया है केवल उसी को वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है वो हमारे वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वहां से प्राप्त हो जाएगी आपको। चलिए समझते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिया है हमने। पहला बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में से 6 जोड़ा जाए पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, समझे कैसे। जब भी कोई अनुपात हो, जब भी कोई अनुपात दिया हो हम लोगों को, उसमें कुछ बढ़ाया या घटाया जा रहा हो, उसके बाद फाइनल में कुछ अनुपात हो गया हो, यानी पहले कुछ रेशियो हो उसमें कुछ वृद्धि या कमी की जाए, उसके बाद फाइनल में कुछ अलग रेशियो हो जाए या वही रेशियो रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कुछ वृद्धि या कमी की जाए, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होगा। पहले हम बेसिक समझेंगे। तो 3 रेशियो 5 है तो उसको लिख सकते हैं 3x/5x। पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ दिए। दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिए। बराबर में अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 का 9x, 8 24 बराबर 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14। x एक साइड ले जाएंगे और संख्या एक साइड। तो 9x 10 में से गए तो 10x माइनस की 9x, यहाँ पर 24 है माइनस की 14 बराबर की यहाँ पर 10 बराबर x वैल्यू कितनी आई 10। हमने क्या माना था, पहली संख्या को 3x, दूसरी संख्या को 5x। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, फर्स्ट 30, और सेकंड कौन सी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे तो 50। उसके बाद यहां तक हो गया हमारा सवाल। उसके बाद बोला यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या है। प्रत्येक में 36 था, 6 जोड़ेंगे 36, पहले में सेकंड वाले में 6 जोड़ेंगे यानी 56, यानी 4, यानी किससे काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 नमा 36, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 9:14। तो हम लोग, ये था बेसिक मेथड। अब हम इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, तो ये तो आप लोग को सभी को आता होगा, ये भी काफी लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर रेशियो कितना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है सबसे पहले, और जो वृद्धि हो रही है 8 और 7 की, वो नीचे लिखना है। तो 8 पहली संख्या, 8 की वृद्धि तो 8, और यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है दूसरे में 7 की, तो यहाँ पर 7। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, जो वृद्धि हो रही है तो 8, यहाँ पर दूसरी संख्या में 7। तो हमने इस साइड पहली संख्या लिखी तो इस साइड सब पहली संख्या लिखना है, इस साइड दूसरी संख्या लिखी है तो यहाँ पर दूसरी संख्या लिखना है। तो पहली संख्या में 8 की वृद्धि, पहली संख्या कितनी 3, दूसरी सेकंड 5। इसके बाद अनुपात कितना हो गया, तो फाइनल में रेशियो लिखना 2:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10, 3 का 9 घटाना है, 8 दिया 24, 7 दूनी 14, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्या पूछ रहा, पहली संख्या तो यहाँ पर 30, दूसरी संख्या 50, और इसके बाद क्या है 7, प्रत्येक में 6 जोड़ दिए जाए यानी 36। रेशियो जंगल 4 से काटेंगे 9, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना है 56, 6 जोड़े जा रहे हैं। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो ये है बेसिक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अभी आपको ये सरल लग रहा होगा,
लेकिन जैसे जैसे सवाल का लेवल बढ़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। तो लिखना कैसे, जो प्रथम में अनुपात था ऊपर लिखना है, उसके जो फाइनल में रेशियो नीचे, सबसे नीचे क्या लिखना है, जो वृद्धि या कमी हो रही, वृद्धि कितने की हो रही 8 की और 7 की, तो सबसे नीचे 8 और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 7 3 का 9 घटाकर लिखना है। हमने डायरेक्ट लिख दिया 10 माइनस 9, आप सीधे भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10 3 का 9 यानी 1 यूनिट, 8 या 24 7 दूनी 14 यानी कितने 24 14 गए 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले समझेंगे, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर 5 और 2 का गुणा करना है 10, 3 का 9, इसका अंतर लिखना है इस साइड, 8 या 24 7 दूनी 14 इसका अंतर लिखना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जो नीचे वृद्धि या कमी हो रही इस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले 8 की क्या हुई, 8 और 7 की दोनों में जोड़ा जाता है यानी वृद्धि हो रही यानी प्लस प्लस, 8 जोड़े गए और 7 जोड़े गए यानी प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस है तो घटेगा, प्लस प्लस है तो घटेगा। यहाँ पर माइनस और प्लस होता तो जुड़ जाता। यहाँ पर अंतर लेना है, यहाँ पर जो ऊपर है ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है 5 दूनी 10 3 का 9, यहाँ पर हमेशा अंतर होगा और यहाँ पर अपन को चेक करना पड़ेगा वृद्धि हो रही या कमी हो रही। अगर साइन सेम है, यदि साइन सेम है तो घटेंगे और साइन विपरीत है तो जुड़ेंगे, बिल्कुल चुम्बक की तरह। जब चुम्बक के दो सिरा अगर प्लस प्लस के होते हैं तो क्या होता है, दूर पे जाते हैं, जब माइनस प्लस होता है तो पास में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को चुम्बक की तरह से याद रखना है कि यदि माइनस और प्लस है तो चुम्बक है, तो चुम्बक क्या होती है जुड़ती है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यदि प्लस है तो चुम्बक दूर जाती है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यदि माइनस और माइनस है तो चुम्बक फिर भी दूर जाती है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यानी विपरीत है तो जुड़ेगा, यदि चिन्ह सेम है तो घटेगा। यहाँ पर वृद्धि हो रही 8 की और 7 की भी वृद्धि हो रही तो यहाँ पर घटेगा। ठीक है, यदि माइनस प्लस होता तो वृद्धि हो जाती, बिल्कुल चुम्बक की तरह से आप याद रखना है कि जिस तरह चुम्बक माइनस माइनस होती है तो दूर जाती है, प्लस प्लस होती है तब भी दूर जाती है, लेकिन माइनस और प्लस होती है तब पास में आती है यानी जुड़ती है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अभी प्लस प्लस है तो दूर जाएगी यानी माइनस। हमने किया क्या है, ये हमने सीधे सीधे स्टेप याद रखा है। 8 3 का 9x, 8 24, हमें पता है 24 यहाँ जाते हैं घट जाते हैं। इसी प्रकार से हमने सीधे स्टेप याद कर लिया, इस तरह से इस तरह गुणा करना है जिससे कि पेपर में दिक्कत ना पड़े। कहीं से आया नहीं है, ये हमने स्टेप याद कर दिया लास्ट का कि मतलब किस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ इसमें नहीं है, बस केवल आपको प्लस प्लस और माइनस प्लस का ध्यान देना है। हम लिख देते हैं माइनस प्लस बराबर माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, बिल्कुल चुम्बक ध्यान रखने का, चुम्बक की तरह भांति कार्य करता है। चलिए कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पर अंतर लिखना है, यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ अपन को प्लस प्लस है तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना है, माइनस प्लस है तो जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर हमेशा अंतर करना है। 5 दूनी 10 3 का 9, यहाँ पर हमेशा अंतर लिखना है। और जो इस साइड लिखेंगे नीचे वाला, यहाँ पर अपन को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा प्लस है या माइनस। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बेसिक है सरल है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं सवाल को। तो सबसे पहले अनुपात क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की हो तो उनके आय में क्या अंतर है। तो हमें पता है पहले जो रेशियो, उसके बाद वृद्धि या कमी हो, उसके बाद क्या हो जाता है फाइनल रेशियो आ जाता। तो वहां पर सक्सेसिव केस वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज होगा। तो सीधे सीधे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 8:5, उसके बाद कितना होगा 5:3, नीचे 12,000 और 10,000।
हमने बताया था 5 25 8 दिया 24, यहाँ पर हमेशा अंतर होगा। तो 5 25 8 दिया 24, तो 25 में से 24 गए तो 1, ये यूनिट की वैल्यू बराबर 12 दिया 36 और 5 दम 50। हमेशा अंतर लिखना है। यदि देखो यहाँ पर क्या है, कमी है, एक सेम है ना, यहाँ भी क्या है, मासिक बचत है, यहाँ भी बचत, यानी साइन कौन सा है, बचत बचत है, यानी सेम है, तो यहाँ पर घटेगा। तो 50 10 का 5 गुणा करेंगे 10,000 50,000 माइनस 12 दिया 36,000। यहाँ पर बचत बचत है, सीधे घट रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 36 में से यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36, यानी कि 4 14,000। और क्या पूछ रहा है, हमेशा जो यूनिट की वैल्यू आती है हमेशा इसके लिए आती है, इस पर नहीं रख देना, गलत हो जाएगा पेपर में। जो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है वो केवल सबसे ऊपर जो रेशियो होता है उसके लिए है। तो सबसे ऊपर रेशियो किसका है, आय का, तो आय का यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आय के लिए है। इसमें नहीं रखेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू 14 25 70, गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर अब इस जो यूनिट निकल के आ रही है वो हम केवल इस पर अप्लाई कर सकते हैं और किसी पर नहीं। तो एक की वैल्यू 14,000। क्या पूछ रहा है, आय में अंतर 8, आय ए की कितनी है 8 और बी की आय 5, तो अंतर कितने का है 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000 इंटू 3, 14 दिया 42,000 आंसर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने रेशियो लिखा 8:5 है तो 8:5 लिखा, उसके बाद फाइनल में 5:3 हो गया। 12,000 10,000 बचे या बचत है, तो 12,000 10,000 है, पता है इनका हमेशा अंतर लेना है। जो लाइन है सबसे नीचे इसके ऊपर जो रेशियो है उसकी हमेशा अंतर लेना। तो 5 25 8 या 24, 25 में से 24 गए तो 1, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू बात दिया 36,000, 5 दम 50,000। हमेशा अंतर लेना है, ऐसा नहीं है कि जो वाला पहले लिखना है कि वो वाला पहला, इसमें कुछ नहीं है, केवल अंतर लेना है कि माइनस माइनस तो अंतर लेना है और माइनस प्लस है तो जोड़ना है। ठीक है, जो भी होगा हम आगे आगे सवाल में समझते जाएंगे। चलिए देखते हैं, ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में, जबकि उनका मासिक व्यय 4:7 के अनुपात में। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 26,000 की मासिक बचत की है तो उनकी आय व्यय में अंतर क्या है। इस बार क्या है, व्यय में अंतर, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले रेशियो कितना है 3:5, उसके बाद फाइनल में क्या हो गया 4:7। यहाँ पर 16,000 और 26,000, 5 को 20 7 21, यानी अंतर कितने का, एक यूनिट की वैल्यू 16 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 26 का इसमें गुणा करेंगे 6 को 24 और 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से घटा देंगे तो 8,000 रुपए। कितनी आ गई 8,000 रुपए। हमसे पूछ कर अब व्यय, लेकिन हमें पता है जो एक यूनिट वैल्यू निकलती है वो किसकी निकलती है, हमेशा ऊपर वाले रेशियो की। ऊपर वाले रेशियो क्या है, आय का, तो यहां से हम लोग आय निकाल लेंगे, डायरेक्ट हम इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें रख दो, व्यय पूछ रहा है व्यय में अंतर, तो आप इसमें रख दोगे, गलत हो जाएगा। हमेशा जो यूनिट की वैल्यू आती है, जो भी हमेशा यूनिट की वैल्यू आती है वो किसमें आती है, जो पहले वाला रेशियो उसके लिए आती है। तो एक यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 8 दिया 24, यानी कि 24,000, एक ही आय आ चुकी है 24,000। एक यूनिट किसके लिए आती है, जो सबसे ऊपर रेशियो होता है यानी आय का। तो 8 दिया 24 और बी की आय आ जाएगी 5 दिया 8 5 40, यानी 40,000। तो ए की आय आ गई और बी की आय आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यय में अंतर, तो हमें पता है इसके बाद 16,000 26,000 क्या है उसकी बचत। अगर एक ही आय 24,000 है तो यदि हम उसमें 16,000 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक ही एक का व्यय आ जाएगा। हमने क्या आय में से बचत घटा दी, आय हमने यहां से निकाल ली और बचत हमें पेपर में दी हुई है, घटा देंगे तो 8 से 14 यानी 8,000 रुपए। अच्छा, इसी प्रकार से बी का व्यय आ जाएगा, बी की आय कितनी है 40,000, उसमें से बचत घटा देंगे उसकी 26,000,
तो व्यय आ जाएगा 26 में से यहां से गया तो 14,000। और हमसे अंतर पूछ रहा है तो ए का व्यय हमें पता चलेगा 8,000, बी का व्यय 14,000। 8,000 में से 14,000 घटाएंगे यानी कि 6,000। अंतर पूछ रहा है तो 14,000 माइनस 8,000 बराबर के 6,000। ये सब पेपर में आपको मौखत करना है। जैसे 5 को 20, 7 के 21, 1 यूनिट बची, 16 7 112, 14 26 चौको 104 घटाएंगे 8,000, यहाँ पर रखेंगे 8 के 24, एक ही आ जाएगी, बी की रखेंगे 40,000 आ जाएगी। उसके बाद उसका व्यय निकाल लेंगे। व्यय कैसे निकला, आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय निकल जाएगा, बी का व्यय निकल जाएगा। अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब घटाना है तो घटाएंगे तो 6,000 रुपए। बस केवल आपको एक बात याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में जो रेशियो आता है, जो यूनिट आती है, जो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं वो हम केवल पहले वाले जो रेशियो होता है उसके लिए निकालते हैं। यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर व्यय दे रहा है, ऐसा नहीं कि अंतर पूछा है तो 7 में से 4 का 3 और एक वैल्यू की 8 है तो 8 दिया 24, पेपर में गलत हो जाएगा। हमेशा जो भी यूनिट आप निकालो सबसे ऊपर वाले पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमान से अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1,000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब टैंक की संख्या विमान की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है? जो हमने पीडीएफ डाली है उसमें यहाँ पर जो रेशियो है विमान और टैंक का, यहाँ पर विमान लिखा है, यहाँ पर टैंक, वहां पर आप सही कर ले, या फिर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े। जो रेशियो है वो आप इंग्लिश में देखें कि टैंक और विमान का रेशियो है या विमान या टैंक का, या फिर हमारी जो हमने स्क्रीन पे लिखा है टैंक और विमान, तो वहां पर विमान और टैंक लिखा है, उसको बदल लेना आप लोग। जो पीडीएफ डली है पहले उसमें विमान लिखा है फिर टैंक, तो वहां पर उल्टे है। यहाँ भी आपको चेंज करना है उस पीडीएफ में और यहाँ भी आपको चेंज करना है। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप इंग्लिश में सवाल को पढ़ना जो पीडीएफ में डली है, ठीक है। तो चलिए सवाल को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टैंक है, विमान। तो सबसे पहले हमारा काम है टैंक लिखना और विमान, इसलिए लिखना कि जो हम नीचे फाइनल वैल्यू लिखेंगे तो टैंक के नीचे टैंक वाली, विमान के नीचे विमान वाली। तो सबसे पहले कितने नष्ट हो गए टैंक? 1,000। विमान कितने नष्ट हो गए? 800। टैंक कितने नष्ट हो गए? 1,000 और विमान 800। टैंक का रेशियो कितना है? 5 रेशियो 3। और अंत में नष्ट होने के बाद फाइनल वैल्यू कितनी है? 2:1, यानी टैंक 2 है बचे और 1। हमें पता है इसका गुणा करके 3 दूनी 6। यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं यानी कमी हो रही है तो यहाँ पर घटेंगे। साइन कैसे? यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर अंतर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 5 कम 5, 6 में से 5 गए तो 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 8 दूनी 16, 1 का गुणा करेंगे 10,000, 1,000 में 1,000, 2 का गुणा करेंगे 800 में तो 1600, तो 1600 में से 1,000 गए यानी 600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। हमसे क्या पूछ रहा है? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। लेकिन हमें पता है जो रेशियो है या जो यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है? जो पहले वाला रेशियो होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, टैंक की बात चलिए तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पंचे 30, यानी 3,000 टैंक थे प्रारंभ में। जो यूनिट की वैल्यू निकलती है वो केवल इसके लिए निकलती है, इसमें नहीं रखना है, बार बार बोल रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000 रुपए। 3,000 टैंक आज भी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। युद्ध के बाद, तो युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो टैंक कितने चले गए थे? 1,000। प्रारंभ में कितने थे? 3,000। 1,000 नष्ट हो गए तो पूछ रहा है युद्ध के बाद यानी नष्ट होने के बाद कितने बचे? 2,000 टैंक। आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा? युद्ध के बाद, यदि वो पूछता है युद्ध के समय कितने थे तो हम लगाते 3,000, युद्ध होने के बाद कितने हो गए तो 2,000। चलिए नेक्स्ट सवाल समझेंगे।